क्या आप जानते हैं कि एक ऐसी खबर सामने आ रही है जो बिल्कुल फिल्मी स्क्रिप्ट जैसी लगती है, लेकिन यह पूरी तरह से हकीकत है? इसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे कि क्या कोई देश इतना चालाक और स्वार्थी हो सकता है? क्या कोई इतनी सफाई से अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर सकता है? इस पूरे खेल के पीछे अमेरिका का असली चेहरा सामने आ रहा है और इसके मुख्य किरदार हैं अमेरिका के राष्ट्रपति और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की। जब ट्रंप राष्ट्रपति पद की रेस में थे, तब उन्होंने दावा किया था, अगर मैं सत्ता में आया तो 24 घंटे में रूस यूक्रेन युद्ध खत्म कर दूंगा। लेकिन क्या हुआ? ट्रंप को सत्ता में आए हुए हफ्ते बीत चुके हैं और युद्ध अब भी जारी है। तो फिर ट्रंप आखिर क्या करने वाले हैं? सच्चाई यह है कि अमेरिका इस युद्ध को खत्म नहीं करना चाहता, बल्कि इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा है। ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के सामने एक ऐसा ऑफर रखा है जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। उन्होंने कहा, तुम्हारे पास बेशकीमती मिनरल्स हैं और मैं उनकी सुरक्षा करना चाहता हूं। बदले में मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। सीधी भाषा में कहें तो अमेरिका अब यूक्रेन के मिनरल्स पर अपना हक जमाना चाहता है। यूक्रेन सिर्फ एक साधारण देश नहीं है, बल्कि यह प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर एक रणनीतिक संपत्ति है, जिसकी अहमियत केवल उसकी भौगोलिक स्थिति तक सीमित नहीं है। अगर इसके संसाधनों का सही तरीके से उपयोग किया जाता, तो यह दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक हो सकता था। इस देश के पास दुर्लभ खनिजों का इतना विशाल भंडार है कि उनकी अनुमानित कीमत 12 ट्रिलियन पाउंड से भी ज्यादा है। ये खनिज सिर्फ आम उद्योगों के लिए ही नहीं, बल्कि भविष्य की उन्नत तकनीकों के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरियां, हाईटेक सेमीकंडक्टर्स और उन्नत सैन्य उपकरणों के निर्माण में इन दुर्लभ खनिजों की आवश्यकता होती है। अब सवाल यह उठता है कि क्या अमेरिका और पश्चिमी देश यूक्रेन की मदद सिर्फ मानवीय आधार पर कर रहे हैं, या फिर इसके पीछे कोई और बड़ी योजना काम कर रही है? जब कोई देश संसाधनों से इतना समृद्ध हो और उसकी सरकार कर्ज और बाहरी प्रभाव के दबाव में हो, तो क्या यह महज संयोग होता है कि बाहरी शक्तियां वहां अपनी पकड़ मजबूत करने लगती हैं? इतिहास गवाह है कि जब भी कोई बड़ा देश किसी छोटे देश को मदद देने के नाम पर हस्तक्षेप करता है, तो उसके पीछे एक गहरी रणनीति होती है। यूक्रेन में भी यही खेल चल रहा है। आर्थिक सहायता के नाम पर उसे अरबों डॉलर का कर्ज दिया जा रहा है, जिसके बदले में उसकी सरकारी संपत्तियों का निजीकरण हो रहा है और उसके खनिज संसाधनों तक पश्चिमी देशों की कंपनियों की पहुंच बनाई जा रही है। इस स्थिति को समझने की जरूरत है। यूक्रेन केवल एक युद्धग्रस्त देश नहीं है, बल्कि एक विशाल संसाधन भंडार है, जिस पर नियंत्रण पाने की कोशिशें लंबे समय से जारी हैं। जब कोई देश प्राकृतिक संसाधनों में इतना धनी हो, तो क्या उसकी संप्रभुता को बनाए रखना इतना आसान होता है? या फिर उसे धीरे धीरे कमजोर कर, कर्ज में डुबोकर और राजनीतिक रूप से अस्थिर कर उसके संसाधनों पर कब्जा जमाने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाती है? अब यह सोचना बाकी है कि क्या यूक्रेन वाकई अपनी लड़ाई लड़ रहा है, या फिर वह वैश्विक शक्तियों के बीच सिर्फ एक मोहरा बनकर रह गया है। अमेरिका की रणनीति बहुत साफ है। हम आपको हथियार और आर्थिक सहायता देंगे, लेकिन बदले में हमें आपके संसाधनों पर नियंत्रण चाहिए। यह सीधी भाषा में कहें तो इकोनॉमिक कोलोनियलिज्म है। यानी अमेरिका चाहता है कि यूक्रेन पर आर्थिक रूप से कब्जा कर लिया जाए, ताकि उसकी दुर्लभ खनिज संपदा का पूरा फायदा अमेरिकी कंपनियों को मिले। इसीलिए अमेरिकी सरकार और बड़ी कॉरपोरेट कंपनियां इस युद्ध को लंबा खींचने की कोशिश कर रही हैं, ताकि यूक्रेन की अर्थव्यवस्था पूरी तरह अमेरिका पर निर्भर हो जाए। अमेरिका और पश्चिमी देश यूक्रेन को अरबों डॉलर की आर्थिक सहायता दे रहे हैं, लेकिन यह मुफ्त की मदद नहीं है, बल्कि एक कर्ज है जिसे भविष्य में चुकाना होगा। जब कोई देश इस कर्ज को चुकाने में असमर्थ हो जाता है, तो उसे अपने संसाधनों को गिरवी रखकर भुगतान करना पड़ता है। इसी रणनीति के तहत अमेरिका और यूरोप की कंपनियां अब यूक्रेन की सरकारी संपत्तियों को खरीदने में दिलचस्पी दिखा रही हैं, जिससे धीरे धीरे वहां के खनिज, तेल और गैस के क्षेत्रों पर बाहरी शक्तियों का कब्जा होता जा रहा है। इसके अलावा अमेरिका और यूरोप लगातार नए व्यापार समझौते कर रहे हैं,
जिनके जरिए यूक्रेन को अपने संसाधनों की खुदाई और व्यापार के लिए पश्चिमी कंपनियों को प्राथमिकता देने के लिए मजबूर किया जा रहा है। वहीं मीडिया और प्रोपेगेंडा के जरिए आम जनता को यह महसूस ही नहीं होने दिया जा रहा कि यह युद्ध केवल यूक्रेन की संप्रभुता की रक्षा के लिए नहीं, बल्कि आर्थिक फायदे के लिए लड़ा जा रहा है। अमेरिकी मीडिया नेटवर्क लगातार रूस को खलनायक के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं ताकि असली मुद्दे दबे रहें और अमेरिका की रणनीति सफल हो सके। रूस ने यूक्रेन पर हमला किया, यह तो सब जानते हैं, लेकिन क्या यह हमला सिर्फ इसलिए था कि रूस यूक्रेन को अपने नियंत्रण में लेना चाहता था, या फिर इसके पीछे भी कुछ और कारण थे? रूस को अच्छी तरह पता था कि अगर यूक्रेन पूरी तरह से अमेरिका और यूरोप के प्रभाव में चला गया तो रूस की अर्थव्यवस्था पर सीधा असर पड़ेगा। खासकर यूक्रेन में मौजूद प्राकृतिक गैस और दुर्लभ खनिजों का नियंत्रण अगर पश्चिमी देशों के हाथ में चला जाता तो रूस को भारी नुकसान होता। इसलिए रूस ने पहले ही सैन्य कार्रवाई करके यह सुनिश्चित करने की कोशिश की कि यूक्रेन पूरी तरह पश्चिम के नियंत्रण में न जाए। अब अमेरिका का असली खेल यही है। अगर वह यूक्रेन पर पूरी तरह कब्जा नहीं कर सकता तो कम से कम उसके संसाधनों को अपने कब्जे में ले ले। सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर युद्ध खत्म भी हो जाता है और अमेरिका की योजना सफल हो जाती है तो यूक्रेन के आम नागरिकों को क्या मिलेगा? क्या वे आर्थिक रूप से मजबूत होंगे? नहीं, क्योंकि उनका देश पहले ही अरबों डॉलर के कर्ज में डूब चुका होगा, जिसे चुकाने में दशकों लग सकते हैं। क्या उनकी सरकार स्वतंत्र रूप से फैसले ले पाएगी? नहीं, क्योंकि हर बड़ा फैसला अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के दबाव में लिया जाएगा, जिससे उनकी संप्रभुता मात्र दिखावटी बनकर रह जाएगी। क्या यूक्रेन इस युद्ध में वाकई जीतेगा? शायद नहीं, क्योंकि असली लड़ाई सिर्फ हथियारों से नहीं, बल्कि आर्थिक और राजनीतिक नियंत्रण की होती है, जिसमें बाहरी शक्तियां पहले ही अपना खेल खेल चुकी हैं। अगर अमेरिका यूक्रेन के साथ यह कर सकता है, तो अगला नंबर किसका होगा? क्या यही रणनीति अन्य देशों पर भी लागू होगी, जहां छोटे और कमजोर देशों को आर्थिक सहायता के नाम पर भारी कर्ज में डुबो दिया जाएगा और फिर उनके प्राकृतिक संसाधनों, उद्योगों और बुनियादी ढांचे पर कब्जा कर लिया जाएगा? इतिहास गवाह है कि जब कोई महाशक्ति किसी देश को अपने प्रभाव में लेती है तो वह उसे पूरी तरह आर्थिक और राजनीतिक रूप से अपने नियंत्रण में लाने की कोशिश करती है। क्या एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के बाकी छोटे देश इस चाल को समय रहते समझ पाएंगे, या फिर यूक्रेन की तरह वही गलतियां दोहराएंगे? क्या उन्हें भी बड़े निवेश और आर्थिक सहायता के वादों में फंसाकर उनकी सरकारों पर अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण किया जाएगा? क्या ये देश अपनी संप्रभुता बचाने के लिए समय रहते सही नीतियों को अपनाएंगे, या फिर वे भी आर्थिक गुलामी की ओर बढ़ते चले जाएंगे? सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह भी है कि रूस इस पूरे खेल में क्या भूमिका निभाएगा। क्या रूस के पास इस पश्चिमी रणनीति को रोकने का कोई प्रभावी तरीका है, या फिर उसे सिर्फ सैन्य संघर्ष तक सीमित कर दिया जाएगा? क्या यह संघर्ष यूक्रेन तक सीमित रहेगा, या फिर आगे चलकर अन्य देशों तक फैल जाएगा, जिससे वैश्विक राजनीति और भी अस्थिर हो जाएगी? अगर अमेरिका और पश्चिमी देश इसी तरह अपनी आर्थिक और राजनीतिक शक्ति का इस्तेमाल करते रहे तो क्या आने वाले वर्षों में दुनिया एक नए शीत युद्ध की ओर बढ़ेगी, जहां छोटे देशों को दो बड़े गुटों में बांट दिया जाएगा? अमेरिका खुद को दुनिया का सुपर हीरो दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन असलियत यह है कि वह अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। यह युद्ध केवल रूस और यूक्रेन के बीच नहीं है, यह एक बड़े आर्थिक और राजनीतिक खेल का हिस्सा है, जिसमें आम जनता को केवल मोहरा बनाया जा रहा है। अब यह हम सब पर है कि हम इस खेल को समझें और सही निष्कर्ष पर पहुंचें। क्या दुनिया सच में शांति की तरफ बढ़ रही है, या फिर यह एक और शक्ति संघर्ष की शुरुआत है? अगर आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप हमारे आने वाले सभी अपडेट्स से जुड़े रहें। धन्यवाद।